हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं साइक्लोट्रॉन का। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। तो देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन क्या करता है। तो साइक्लोट्रॉन जो है यह एक मशीन है। इसका काम होता है कि किसी चार्ज पार्टिकल को हाई स्पीड या फिर हाई एनर्जी देना। हाई स्पीड देने का मतलब होता है कि हम उसे हाई स्पीड कैसे दे सकते हैं। तो हाई स्पीड देने के लिए हमें उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाना पड़ेगा। जब चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाते हैं तो उसका जो स्पीड होता है वह इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने से क्या होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो यह जो साइक्लोट्रॉन होता है यह यूज ही किया जाता है इसलिए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के एनर्जी को बढ़ा दिया जाए। अब इससे बढ़ाने से फ़ायदा क्या होगा, तो चार्ज पार्टिकल के बढ़ाने से ये फ़ायदा होता है कि हम उस चार्ज पार्टिकल को किसी सॉलिड में इंसर्ट कर सकते हैं या किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी चार्ज पार्टिकल का यूज किया जाता है। हाईली इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जो होगा उसका यूज किया जाता है, या फिर न्यूक्लियर रिएक्शन का स्टडी करने में भी हम लोग इसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोट्रॉन होता क्या है। साइक्लोट्रॉन इज ए मशीन टू एक्सिलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस टू हाई एनर्जी। यह क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हाई एनर्जी देता है। हाई एनर्जी देने के लिए यह क्या करता है, चार्ज पार्टिकल को एक्सिलरेट करता है। इट यूजेज द बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इन द कॉम्बिनेशन टू इंक्रीज द एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें। यह क्या करता है, चार्ज पार्टिकल के एनर्जी को इंक्रीज करता है। बोथ आर क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड कहने का मतलब कि एक ऐसा पोजीशन जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आपस में कितने डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो। अगर हम मान लिए कि ये अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की ओर, तो यह मेरा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस दोनों के जब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है तो हम इसे क्रॉस्ड फील्ड भी कहते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि इसका यूज क्या होता है। जो हाई इनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल होता है उसका क्या यूज है। पहला यूज होता है टू स्टडी द न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टडी करने में। टू इंसर्ट एन आयन इन ए सॉलिड। अब देखो, किसी भी सॉलिड में आयंस को इंसर्ट करते हैं तो उस सॉलिड का प्रॉपर्टी चेंज कर जाएगा। हो सकता है उसके प्रॉपर्टीज के चेंज करने से हमें कुछ फ़ायदा हो। टू प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने में ये कहाँ पे यूज होगा, तो मेडिकल में यूज होता है। किसी भी चीज़ को पढ़ने में, डायग्नोस्टिक करने में, मतलब उसके इलाज के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं। और वहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल चाहिए। अब हम साइक्लोट्रॉन के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं कि साइक्लोट्रॉन में क्या होता है। तो सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन लेना है और दोनों आपस में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। मतलब दोनों फील्ड क्रॉस फील्ड होने चाहिए, आपस में 90 डिग्री पे होने चाहिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, दो मेटालिक हॉलो सेमी सर्कुलर कंटेनर लेते हैं। ये जो मेरा सर्कुलर पार्ट बना हुआ है यह क्या है, सेमी सर्कुलर है, मतलब आधा सर्किल की तरह है। और ये हॉलो है, हॉलो मतलब अंदर से खाली होता है। तो ऐसा हम कितना लिए, दो डिश लिए, जिसे क्या कहेंगे, हॉलो मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर, जिसे डिश भी बोलते हैं। अब इस दोनों के बीच में क्या करना है, थोड़ा सा गैप रखने देना है। और इस गैप के बीच में हमें, इस गैप के बीच में हमें एक सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल लेना है। सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल एस, जो क्या करेगा, चार्ज पार्टिकल्स को जनरेट करेगा। जहाँ से चार्ज पार्टिकल ओरिजिनेट होगा और वो स्टार्ट होगा। तो अब इससे पहले हम क्या करते हैं कि इस दोनों मेटालिक जो डिश है मेरे पास, इसको क्या करते हैं, एक हाई वोल्टेज वाले के साथ
कनेक्ट कर देते हैं, या फिर हाई फ्रीक्वेंसी वाले के साथ कनेक्ट करते हैं। और जो हाई फ्रीक्वेंसी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिलेटर भी कहते हैं। तो जैसे ही इसे हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे दोनों डिस्क को, तो इस पर क्या होगा, एक साइड पॉजिटिव होगा, दूसरे साइड निगेटिव होगा। ये कोई फिक्स नहीं है कि कौन पॉजिटिव और कौन निगेटिव होगा। हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो मेरा डिश है, ये डिश, इसका नाम अगर हम D1 देते हैं, सेकेंड वाले डिश का नाम D2 देते हैं, तो डिश 1 की तरफ अगर पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करते हैं तो डिश 2 की तरफ निगेटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा। यह AC है। AC में क्या होता है, साइन हमेशा चेंज करते रहता है। हर एक रोटेशन के बाद क्या होता है, उसमें 2 बार साइन चेंज करता है, एक प्लस और एक माइनस, हर एक साइकिल के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम सबसे पहले ले लेते हैं कि डिश 1 में पॉजिटिव है और डिश 2 में निगेटिव है। एक साइकिल के बाद क्या होगा, ये रिवर्स कर जाएगा, फिर पॉजिटिव निगेटिव में बदल जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। अब यहाँ पे अगर डिश 1 पे पॉजिटिव चार्ज है और डिश 2 पे निगेटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह पॉजिटिव टू निगेटिव होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। अब जैसे ही किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को हम रखते हैं तो उस पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है। फोर्स जो होगा, अगर हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कंसीडर करें तो फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ़्ट टू राइट। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो भी लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, मूव करना शुरू करेगा। मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वह इंक्रीज करना शुरू करता है और यह एक्सेलरेट होता है, क्योंकि रेस्ट से इसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब यह एक्सेलरेट हुआ है। अब इस दोनों डिस्क के बीच थोड़ा सा ही डिस्टेंस रहता है, काफ़ी कम गैप होता है। जैसे ही ये डिस्क के अंदर इंटर करता है, डिश 2 के अंदर, तो क्या होता है कि मेटालिक हॉलो स्फीयर है, हॉलो सेमी सर्कुलर है। तो इसमें क्या होता है कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मेटल्स के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, जीरो है। किसके, तो डिस्क के अंदर में। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, फिर उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगना भी जीरो हो जाएगा। तो मतलब उस चार्ज पार्टिकल पे किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लगेगा। अब क्या होगा, जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसका जो भी वेलोसिटी गेन किया होगा इस छोटे से डिस्टेंस में, उस वेलोसिटी के साथ वह मूव करना शुरू करेगा। और यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टिकल मूव कर रहा हो v वेलोसिटी के साथ, और इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो फिर क्या होता है, इस पे एक फोर्स लगना शुरू होता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, और इसके डायरेक्शन को चेंज करता है। और डायरेक्शन इस ढंग से चेंज होता है कि यह सर्कुलर पाथ को फॉलो करने लगता है। अब यह 100% सर्कुलर पाथ फॉलो नहीं कर पाता है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे ही सर्कुलर पाथ पे ये टर्न करता है और डिश 2 से निकल करके इस एरिया में आता है, फिर से इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है और इसके स्पीड को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही इसके स्पीड को इंक्रीज करता है, यह क्या करता है, थोड़ा सा बड़ा सा रेडियस पे ये मूव करना शुरू करता है। तो फिर ये क्या करेगा, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ा। जैसे ही फिर डिश 1 में इंटर किया, तो फिर इसका क्या हो जाएगा कि इसका जो कांस्टेंट होगा, जो वेलोसिटी होगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर इस तरह से ये कंटिन्यूअसली एक इस जो छोटे से एरिया में डिश 1 और डिश 2 के बीच जो गैप है, इसमें हर बार हर बार जो चार्ज पार्टिकल है वह यहाँ पे पहुँचेगा। और जितनी बार ये चार्ज पार्टिकल इस दोनों डिश के बीच में आएगा, उतनी बार उसका जो वेलोसिटी होगा वह इंक्रीज करेगा। मतलब चार्ज पार्टिकल क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, और डिस्क के अंदर जाने के बाद वह क्या हो जाएगा, सर्कुलर पाथ पे बेंड करेगा। अब ये सर्कुलर पाथ पे तो कंटिन्यूअसली बेंड करेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा हर जगह लग रहा है। हम इस सारे पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है, पॉइंट ये दर्शाता है कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वह क्या है, ऑन टू द पेपर है। मतलब ये अगर पेपर है तो पेपर के ऊपर की ओर। अब ऊपर की ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सोचने वाली बात क्या है कि ये जैसे ही यहाँ पे आता है, ये बाहर निकलता है, तो यहाँ पे फील्ड अगर ये डिश 1 पे पॉजिटिव चार्ज और डिश 2 पे नेगेटिव चार्ज होता, तो फिर क्या होता, ये तो रिटर्न फोर्स लग जाता, मतलब ये रिटर्न डिश 2 में इंटर कर जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। यह AC क्या करता है,
उतने ही टाइम में, मतलब एक साइकिल में जो भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, तो टाइम पीरियड का हाफ टाइम में वह क्या करता है, अपना डायरेक्शन जो होता है वो बदल लेता है। जो पहले पॉजिटिव था वो निगेटिव हो जाएगा, जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो जैसे ही ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा तो इसका डायरेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बदल जाएगा और राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। जब राइट टू लेफ्ट होगा तो जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करके इस पॉइंट पे आएगा, मतलब डिस 2 से डिस 1 में इंटर करने जाएगा, तो यहाँ पे यह फोर्स लगाएगा जो कि राइट टू लेफ्ट होगा और इजीली डिस 1 में इंटर कर जाएगा। फिर जैसे ही डिस 1 में इंटर करेगा फिर से इसका जो वेलोसिटी होगा वह कांस्टेंट हो जाएगा और उस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। सेम चीज़ फिर रिपीट होगा, जैसे ही ये डिस 1 से एग्जिट करेगा और डिस 2 में इंटर करने की कोशिश करेगा, उस टाइम क्या होगा, ये जो AC है इसका जो प्लस और माइनस है यह क्या करेगा, इस मेटालिक सेमी सर्कुलर कंटेनर का साइन चेंज कर देगा और फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो अपना डायरेक्शन पलट लेगी और फाइनली क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल पे डायरेक्शन जो होगा वह फॉरवर्ड ही लगेगा। फॉरवर्ड इस मामले में कि जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसके वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब उसे एक्सेलरेट करता है। तो ये कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या दिया हुआ है कि यहाँ से सोर्स से एक चार्ज पार्टिकल निकला और यह क्या हुआ, सर्कुलर पाथ को फॉलो करते 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 यह फाइनली क्या करेगा, एग्जिट कर जाएगा। और यह जितने बार सर्कुलर पाथ, मतलब हमें क्या करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यह जितने ज़्यादा टाइम तक रहेगा इसका जो एक्सीलरेशन होगा वह क्या करेगा, इसके वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा। और हम सबसे पहले ही पढ़े थे कि हमें क्या करना है, चार्ज पार्टिकल को हाई इनर्जेटिक बनाना है। और हाई इनर्जेटिक कब बनेगा, जब उसका वेलोसिटी काफ़ी हाई हो। और वेलोसिटी कब बढ़ेगा, जब उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो, मतलब जिस डायरेक्शन में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और उसको डिटेल्स में कि उसे हम कैसे लिखेंगे, कैसे उसे राइट डाउन करेंगे। तो हम देख लेते हैं उस चीज़ को भी। Q accelerates towards D2 and its speed increases as soon as Q enters D2 E equal to 0। जब चार्ज पार्टिकल, चार्ज को हम क्या माने हैं, Q माने हैं, यह एक्सीलरेट करता है D2 के तरफ। अभी देखे हैं पिक्चर, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं बैक करके। वह क्या होता है, D2 के तरफ जैसे ही इंटर करता है डिस 2 में, उसमें क्या होता है, उसका जो स्पीड होता है वो इंक्रीज करते रहता है। और जैसे ही इंटर करेगा D2 के अंदर तो वह क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वहाँ का 0 होता है। इस वजह से इट्स स्पीड कांस्टेंट, उसका जो स्पीड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। बट मैग्नेटिक फील्ड जो है जो कंटिन्यूसली लग रहा है, विल फोर्स टू, वह फोर्स करेगा चार्ज पार्टिकल को टू मूव इन सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए। फिर क्या होगा, एज Q कम्स आउट फ्रॉम D2, जब वह सर्कुलर पाथ पे मूव करके रिटर्न आएगा तो वह D2 से बाहर निकल जाएगा। तो पोलरिटी ऑफ डिस क्या इज, डिस स्विचेस, D1 निगेटिव हो जाएगा और D2 पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अब जो पोलरिटी है डिस का वह क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। और फिर क्या होगा, नाउ Q एक्सीलरेट टुवार्ड्स D1। अब जो Q होगा, जो चार्ज पार्टिकल होगा, वह D1 की तरफ जाना शुरू करेगा और उसका एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा, मतलब वह उसका जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करना शुरू कर देगा। और जैसे ही फिर से D1 डिस में इंटर करेगा वहाँ का भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड अगेन फोर्स टू चार्ज Q टू मूव इन सर्किल विथ ग्रेटर वेलोसिटी। लेकिन उस बीच में जैसे ही दोबारा आता है, उस D1 और D2 जो दोनों डिस है उसके बीच में जब चार्ज पार्टिकल आता है तो वहाँ पे उस पर क्या होता है, फोर्स लगता है। और उस फोर्स लगने की वजह से उसका वेलोसिटी हर बार इंक्रीज करता है। तो हम ये कहेंगे कि D2 से निकल करके जैसे ही D1 में आता है, मतलब D2 इस तरफ हम बनाए थे और D1 इस तरफ बनाए थे, तो D2 से निकल करके D1 में जैसे ही आता है तो उसका चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट टाइम जैसे ही वो D1 से निकल करके D2 में जाएगा फिर से उसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, लेकिन वेलोसिटी सिर्फ
उतने ही एरिया में इंक्रीज करता है, और जो भी वेलोसिटी इंक्रीज किया है वह आगे चल के डिस्क में क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, क्योंकि डिस्क में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो जीरो होता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगने के कारण, मतलब किसी भी टाइप के फोर्स ना लगने के कारण क्या होता है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो जीरो हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। जबकि हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है किसी मूविंग चार्ज पार्टिकल पे, वह क्या करता है, उस चार्ज पार्टिकल के डायरेक्शन को सिर्फ बदलने का कोशिश करता है, और उसी की वजह से चार्ज पार्टिकल जो होता है वो सर्कुलर पाथ या फिर स्पाइरल पाथ पे मूव करता है। जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, हम कंसीडर कर लेते हैं एक्चुअली पाथ उसका सर्कुलर तो नहीं होता है, स्पाइरल होता है, लेकिन दोनों स्पाइरल्स के बीच का सेपरेशन जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि वह सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इस ढंग का वो मूव करता है, इस ढंग से। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू किया और फिर यहीं के इसी के पास से गुजर गया। तो यह क्या है, एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो हम उसके रेडियस को आर मानते हैं। तो जो उसका रेडियस होगा वह mv/qv होता है। ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं, जब बताए थे कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव करता है, तो वह जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है उसका रेडियस क्या होता है, mv/qv। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लोगे, r = mv/qv होता है, ठीक। तो when charge particle exit out, the radius of circular path is equal to the radius of disk। जब फाइनली चार्ज पार्टिकल निकलने वाला होगा बाहर इस डिस्क से, तो इसका जो रेडियस होता है वह किसके बराबर होगा, तो जो इस डिस्क का रेडियस होगा उसके बराबर ही होगा उसके सर्कुलर पाथ का। तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि when charge particle exit out, the radius of circular path is equal to the रेडियस ऑफ डिस्क, r = mv/qv। तो इस रेडियस को हम लोग ये मान लेते हैं कि कैपिटल R जो है यह क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं r क्या है, रेडियस ऑफ डिस्क है। तो r = क्या हो जाएगा, mv/qv। अगर हम इस फार्मूला को थोड़ा सा रीअरेंज करें, वेलोसिटी निकालें, तो qv × r/m। तो v = qv × r/m। हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता है हाफ mv²। तो हाफ m वेलोसिटी की जगह पे qv/r/m, इसका होल स्क्वायर। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो सबका स्क्वायर कर देते हैं, q² v² r²/m²। तो यहाँ पे m क्या है, डबल है, यहाँ पे m सिंगल है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा, एक सिंगल m बच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो q² v² r²/2m। यह क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। मतलब हमारा जो चार्ज पार्टिकल है उसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वह किसके बराबर होगा, तो चार्ज पार्टिकल के अमाउंट के बराबर, उसका स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वो रेडियस जो है वो डिस्क है, जिस डिस्क में वह रोटेट कर रहा है उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर बाई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, उस चार्ज पार्टिकल के मास के। जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसे एक सर्किल कंप्लीट करने में या एक साइकिल कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगता है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं, और टाइम पीरियड का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πm/qv। ये भी आया था उसी फार्मूला से, जैसे r = क्या आया था, mv/qv, r = mv/qv। ये फार्मूला कहाँ से आया था, तो व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो वहीं से ये भी आया है कि टाइम पीरियड जो होता है उस सर्कुलर पाथ पे रोटेट करने के टाइम में, कि एक साइकिल जैसे ही कंप्लीट करता है तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2πm/qv। एक चीज़ सोचने वाली बात है कि ना तो मेरा रेडियस और ये रेडियस नहीं, ये ना तो ये टाइम पीरियड ना तो फ्रीक्वेंसी, ये दोनों जो है वह वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ना तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो टाइम पीरियड क्या हो गया, 2πm/qv, और इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 1 टाइम पीरियड होगा, तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, qv/2πm। यह फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वह एक सेकेंड में कंप्लीट होने वाले साइकिल्स को दर्शाता है। अब मान लो जो चार्ज पार्टिकल है वह एक सेकेंड में 10 राउंड्स कंप्लीट कर गए, मतलब वह एक सेकेंड में 10 चक्कर लगा गया। 10 चक्कर लगाने का मतलब है कि जो उसमें डिस्क लगा हुआ था D1 और D2, वहाँ पे क्या हुआ होगा
कि 10 बार उसका साइन चेंज हुआ होगा। जो डिस पॉजिटिव था वह निगेटिव हुआ होगा, जो डिस निगेटिव था वह पॉजिटिव हुआ होगा। ऐसा अल्टरनेटिवली 10 बार चेंज हुआ होगा। तो ये जो चेंज आया यह प्लस और माइनस, तो यह तो फिर क्या हो जाएगा, ऑसिलेटर के चेंज होने की वजह से हो रहा है। मतलब जो हम सप्लाई देते हैं, जो हम वोल्टेज दिए हैं हाई वोल्टेज, उसका फ्रीक्वेंसी चेंज करना पड़ रहा होगा। मतलब वह भी 10 बार कंप्लीट किया होगा, तभी जा कर के इस चार्ज पार्टिकल के फ्रीक्वेंसी के बराबर रहेगा और प्रॉपर ढंग से जो मेरा साइक्लोट्रॉन है वह वर्क करेगा। जो ओसिलेटर का फ्रीक्वेंसी होता है वह किसके बराबर होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी शुड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ठीक है। और ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। ओसिलेटर फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो ये था मेरा साइक्लोट्रॉन, जिसका यूज किया जाता है किसी चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को इंक्रीज कराने के लिए या फिर उसे एक्सेलरेट कराने के लिए। इससे फ़ायदा क्या होता है, तो हम इसका यूज न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टडी करने में कर सकते हैं, या फिर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी सॉलिड सब्सटेंस में इंटर करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए भी कर सकते हैं। थैंक यू।